जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं विजय कुमार फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस विद टी कुमार सैनी पे। दरअसल साथियों, फिर से आज मैं इतिहास का एक नया एपिसोड नए अंदाज में और मजेदार सा क्लास लेकर के आया हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सल्तनत का, यानी कि दिल्ली सल्तनत। एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे, एकदम बढ़िया से समझाएंगे और एक एक पॉइंट को आपके दिमाग में डालेंगे। अगर आप कहीं बुक से भी पढ़े होंगे ना, तो मैं ऐसा कुछ आज बता दूंगा इसमें कि आपको वो बुक में भी नहीं मिलने वाला है, आपको बुक में भी नहीं मिलने वाला है। और आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर इस नोट से आप एग्जाम देने जाइए और इस नोट से एक भी क्वेश्चन बाहर आता है, अगर आप इस वीडियो को डेली 10 से भी 15 मिनट देख लेते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। एकदम अलग अंदाज में पढ़ाएंगे, एकदम अलग अंदाज में आपके दिमाग में मैं हर एक क्वेश्चन को सेट कर दूंगा। दरअसल साथियों, इससे दिल्ली सल्तनत यानी कि सल्तनत काल की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा और पूरे दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंशज हुए हैं, बारी बारी से पढ़ते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और आप इस नोट्स को अपने एक नोटबुक में बना करके रख लेना है और उसको देखते रहना है। देखिए क्या होता है, यानी कि हमारा हेडिंग है दिल्ली सल्तनत। कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जो होता है वो कहां से होता है? मोहम्मद गौरी। लेकिन इस मोहम्मद गौरी को पढ़ने से पहले और दिल्ली सल्तनत को जानने से पहले मैं कुछ बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। क्या आप कुछ टाइम हमको दे सकते हैं? चलिए, कुछ बात हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, उस बात को बताइए हमें, जो मैं पिछले वीडियो में कुछ पढ़ाया भी हूं। क्या कुछ पढ़ाया भी हूं? मेरे साथियों, आपको पता होगा कि 712 ईस्वी में एक व्यक्ति भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है, जिसका नाम क्या होने वाला है? मोहम्मद बिन कासिम नाम का व्यक्ति 712 में अरब से आता है और भारत पे क्या करता है? आक्रमण करता है और भारत को अच्छे ढंग से लूट करके लेकर के जाता है। एक बात और बताइए हमको, इनके जाने के, भारत से लूट के जाने के बाद एक व्यक्ति 1000 या किसी बुक में 1001 भी देता है। जैसे मैं डाउट को क्लियर किया था ना, जब वास्को डी गामा को पढ़ा रहा था, तो भारत आने का 2 गो डेट, 2 गो बुक, यानी कि 17 मई और 20 मई कोई बताता है। तो ऐसे ही कोई बुक मोहम्मद गजनवी को भारत आने का डबल डेट बताता है, क्योंकि हम लोग को पता है ना कि इतिहास तो कोई भारतीय के द्वारा लिखा नहीं गया है। लेकिन जब नहीं लिखा गया है तो ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं, तो रामबाण है ना, रामबाण का यूज कीजिए। देखिए यहाँ पर 1000 और 1001 यानी कि दोनों डेट में एक व्यक्ति और भारत पर लूटने के लिए आता है, जिसका नाम होने वाला है मोहम्मद गजनवी नाम का व्यक्ति अफगानिस्तान से ये भी भारत को लूटने के लिए आता है और अच्छे ढंग से लूटता है। और मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था कि मोहम्मद गजनवी का आखिरकार उद्देश्य क्या था। बात को समझ रहे हैं? अब देखिए, इन दोनों व्यक्तियों ने क्या किए थे? इन दोनों व्यक्ति ने भारत पर सत्ता को स्थापित करने नहीं आए थे, ये दरअसल भारत को लूटना चाहते थे और बहुत अच्छे ढंग से लूट करके भी ले गए। लूट करके भी ले गए। लेकिन इनके आने और जाने के बाद एक व्यक्ति भारत में एंट्री करता है, जिसका नाम होने वाला है मोहम्मद गौरी। और आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत इसी के द्वारा होता है। कैसे होता है? आपको पता होगा कि जब मोहम्मद गौरी, ये तो दोनों भारत पर लूटपाट करने आए थे, उद्देश्य यानी सत्ता स्थापित करने नहीं आए थे। लेकिन इस सारी बातें की जानकारी इससे था कि भाई छोट सेना लेकर के जाते हैं लोग, अब भारत को आसानी से लूट लेते हैं लोग। तो मोहम्मद गौरी सोचने लगा कि आखिरकार भारत में कितने कमजोर शासक हैं। इसका मतलब ये है कि भारत में हम सत्ता को स्थापित कर सकते हैं, मुस्लिम साम्राज्य को विस्तार कर सकते हैं। ये आया था मोहम्मद गौरी लूटपाट करने के लिए, उद्देश्य से नहीं आया था। ये अब लगा भारत पर सत्ता को स्थापित करने। यहाँ देखिए, खैर ये तो लूटपाट करके चले गए। जब मोहम्मद गौरी भारत आता है, तो भारत में आने के बाद गौरी जब भारत में आता है
तो भारत में आने के बाद इसे जैसे लोगों नकारा शासकों से भेंट होता है तो सोचने लगा कि भारत को तो हम गुलाम बना सकते हैं, भारत को तो हम गुलाम बना सकते हैं। तो भारत को गुलाम बनाने के लिए एक कुछ लड़ाई लड़ता है। क्या लड़ता है? कुछ लड़ाई लड़ता है। और प्रथम लड़ाई लड़ता है यानी कि 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध, तराइन का फर्स्ट युद्ध लड़ता है। क्या? फर्स्ट युद्ध लड़ता है। इसके बाद इसमें इसका भिड़ंत होता है पृथ्वीराज चौहान से, और पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत शासक थे, अच्छे ढंग से बताए हैं, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान गौरी को छोड़ देते हैं, गौरी वापस अपने देश फिर चला जाता है। इसके बाद फिर जयचंद के बुलावे पर 1192 में आता है, और 1192 में आने के बाद तराइन का दूसरा युद्ध होता है, और दूसरा इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से हार जाते हैं और यहाँ गौरी जीत जाता है। अब देखिए, अब यहीं से तराइन के दूसरे युद्ध से ही माना जाता है कि भारत में मुसलमान सत्ता का नींव डाला गया, नींव पड़ गया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कमीशन कि किस, ध्यान दीजिएगा, किस भारत के कौन से युद्ध के बाद मुसलमान सत्ता का या मुसलमान साम्राज्य का विस्तार भारत में शुरू हो गया? तो आपका आंसर होगा तराइन के दूसरे युद्ध में क्या किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, और यहीं से भारत में मुसलमान सत्ता का नींव पड़ गया। अगर प्रीवियस ईयर लगाते होंगे तो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। किसमें? दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। इसलिए हर एक कंसेप्ट पहले ही बता दिए हैं, जब सारे नोट्स करा दूंगा एक भी नोट्स से क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाने वाला है। अब देखिए, तो यहां से क्या होता है कि मोहम्मद गौरी जीत करके यहां से मुस्लिम साम्राज्य का नींव डालता है और शासक बनता है दिल्ली का, और दिल्ली के शासक बनने के बाद वहां से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत का। अब देखिए क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जब दिल्ली पर सत्ता स्थापित कर लिया, दिल्ली पर सत्ता स्थापित कर लिया मोहम्मद गौरी, तो आपको पता होगा कि मोहम्मद गौरी था ना, उसका अधिक समय आक्रमण करते, युद्ध लड़ते में ही बीत गया। और इसका उद्देश्य भी क्या था? भारत पर पूरी तरह मुसलमान सत्ता का विस्तार करना। क्या करना? विस्तार करना। तो जब यह मरने लगा तो सोचा अपने राज्य को शासन जो भी जहां जहां चलाता था, मैं अभी मैप पे बताऊंगा आपको, उस शासन का बंटवारा कर दिया। दरअसल आप मैप पर देखिए, ये अफगानिस्तान, आपको पता होगा ये क्या है? अफगानिस्तान। ये क्या है? अफगानिस्तान। ये क्या था? पाकिस्तान यानी कि सिंध क्षेत्र। और ये क्या था? दिल्ली। ये क्या था? दिल्ली। यानी कि मोहम्मद गौरी जो था 3 जगहों पर शासन करता था। कहां करता था? अफगानिस्तान पे, पाकिस्तान पे और दिल्ली पर कौन शासन करता था? यानी कि मोहम्मद गौरी। अपने साम्राज्य को एक क्या किया? बांट दिया, अपने शासन को ये बांट दिया, क्योंकि अब इसका तो सारा उम्र लड़ते लड़ते बीत चुका था, तो ये अपने सत्ता को क्या किया? बांट दिया। तो यहाँ पर मोहम्मद, अब हम लोग पढ़ रहे हैं यानी कि दिल्ली सल्तनत या सल्तनत का। अब देखिए, यहाँ पर अफगानिस्तान में जो शासन कर रहा था, वहां पर एक व्यक्ति को बैठाता है अपने गद्दी पे। उसका नाम क्या था? ताजुद्दीन एल्दिज। ताजुद्दीन एल्दिज को पाकिस्तान पर बैठाता है, और सिंध क्षेत्र यानी कि इस पाकिस्तान पर किसे बैठाता है? नसरुद्दीन ख्वाजा को बैठाता है। किसको? नसरुद्दीन ख्वाजा को बैठाता है। और भारत यानी कि आप लोग बोल सकते हैं दिल्ली पर किसे बैठाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक का बात किया जाए ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। क्या था? गुलाम। क्या था? गुलाम। और गुलाम होने के साथ साथ एक गुलाम ही नहीं था, मोहम्मद गौरी का दामाद भी था। दरअसल आज तक इतिहास में हमें पता नहीं चल पाया कि भाई कोई व्यक्ति गुलाम होकर के दामाद कैसे बन जाते थे। ये अचंभा बात है ना। यानी कि इसका गुलाम भी था और दामाद भी था। यानी कि कहा जाता है कि इसका प्रसिद्ध यानी कि वफादार गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसीलिए इसे भारत यानी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा देता है, और यहीं से शुरुआत हो जाती है, यहीं से शुरुआत होता है दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में पहला वंश आता है उसका क्या? यानी कि गुलाम वंश।
गुलाम वंश को हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गुलाम वंश को पढ़ेंगे। यानी कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश जो आया वो कौन आया? गुलाम वंश आया। और गुलाम वंश को कौन, यानी कि गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन आया? यानी कि गुलाम वंश। अब देखिए दरअसल होता क्या है, यहां पर मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद जो अफगानिस्तान में ताजुद्दीन एल्दिज बैठा था ना, अब ये दोनों से बोलता है ना, इन दोनों से बोलता है नसरुद्दीन कुआचा और भारत पर जो शासन कर रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इन दोनों से बोलता है कि भाई अब तुम लोग मेरे गुलाम हो। दरअसल ये तीनों मोहम्मद गौरी का गुलाम था, लेकिन अफगानिस्तान पर बैठा था गौरी, ठीक है। और गौरी क्या किया, अफगानिस्तान पर ताजुद्दीन एल्दिज को बैठा दिया जहां गौरी बैठा था, तो अपने आप को एक बड़ा शासक मानने लगा। और इन दोनों से बोलता है कि अब तुम लोग किसके गुलाम हो? मेरे गुलाम हो। क्योंकि जिस गद्दी पर गौरी बैठा था वह सीट पर हम बैठे हैं। यानी कि गौरी के उत्तराधिकारी कौन मान लिया अपने आप को? ताजुद्दीन एल्दिज। और ताजुद्दीन एल्दिज ने कह दिया कि आप दोनों अब मेरे क्या हो? गुलाम। आप दोनों क्या हो? मेरे गुलाम। अब समझिए, दरअसल हमें न अफगानिस्तान का इतिहास पढ़ना है, न सिंध का पढ़ना है, और हमें पढ़ना है यानी कि भारत का इतिहास। किसका? भारत के इतिहास को पढ़ना है। तो हम भारत के बारे में जानेंगे, जितना जरूरी होगा उतना हम बता दिए हैं, और आगे जरूरी होगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन आज हम लोग भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहीं पर पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, भारत पर जब गद्दी मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो कुतुबुद्दीन ऐबक भारत पर यानी कि दिल्ली पे शासन करने का काम करता है। और यहीं से शुरू होता है सल्तनत काल। और सल्तनत काल में कुछ वंश आते हैं, यानी कि पहला वंश आया जिस वंश का क्या नाम दिया गया? गुलाम वंश। गुलाम वंश। दरअसल गुलाम वंश ये खुद कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए प्रथम शासक कौन बना? यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो एक यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली के गद्दी पर बैठा तो एक वंश चला जिस वंश का क्या नाम था? गुलाम वंश। क्या नाम था? गुलाम वंश। दरअसल इतना बात आप समझ गए होंगे। आगे देखिए अब होता क्या है, दिल्ली सल्तनत के कुछ वंशज है। क्या है? कुछ वंशज है। दिल्ली सल्तनत में कुछ वंशज है। वो वंशज क्या है? यानी कि कुतुबी वंश और शमसी वंश और बलबनी वंश और खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। यानी कि दिल्ली सल्तनत में हमें इतने वंशों को पढ़ना है। कितने वंशों को? इतने वंशों को पढ़ना है। दरअसल कुतुबी वंश का जो समय रहने वाला है 1206 से लेकर के 1210 तक रहने वाला है। और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत यानी कि वंशज की शुरुआत यानी कि 1206 से लेके अंतिम अंत तक कब तक होने वाला है? 1526। किसके आक्रमण में? यानी कि जब बाबर ने भारत पर आक्रमण करता है और पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है। दरअसल युद्ध तो बहुत लड़ेगा बाबर, लेकिन यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होता है 1206 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत का समय रहने वाला है। और 1526 में जब बाबर आक्रमण कर देता है, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है, तो यहाँ से अब सल्तनत का दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है। क्या? खत्म हो जाता है। दरअसल आप सोचिए, अब देखिए यहाँ पर कुतुबी वंश जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, यानी कि गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने अपने ही नाम से एक वंश चला दिया जिसे क्या कहा गया? कुतुबी वंश कहा गया। और इसी तरह गुलाम वंश में एक अगला शासक आया जिसने शमसी वंश चला दिया, अपने ही नाम से वंश चला दिया। इसके बाद एक और आता है गुलाम वंश में जिसे बलबनी वंश कहा जाता है, अपने ही नाम से वंश चला दिया। यानी कि इस तीनों मिलकर अगर कहा जाए तो किसके खंड है? यानी कि गुलाम वंश के। किसके? गुलाम वंश के ही। ये तीनों किसके पार्ट है? गुलाम वंश के ही। यानी कि तीनों को हम किस में पढ़ेंगे? गुलाम वंश में। फिर एक बार रिवाइज कीजिए, यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिन्हें गौरी ने भारत की गद्दी पर बैठाया था। और यहाँ से शुरुआत होता है गुलाम वंश, यहाँ से शुरुआत होता है सल्तनत काल। और गुलाम वंश में कुछ
जो भी शासक आए अपने ही नाम से एक एक वंश चला दिए। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो था प्रथम शासक था, यानी कि दिल्ली सल्तनत का, उसने पहला वंश अपने ही नाम से चला दिया, जिस वंश का क्या नाम था, यानी कि कुतुबी वंश। इस गुलाम वंश में एक कोई अगला शासक आता है जो शमसी वंश अपने ही नाम से चला देता है, एक और अगला शासक आता है यानी कि बलबनी वंश चला देता है। इन तीनों वंशों को हम लोग को किस में पढ़ना है, गुलाम वंश में पढ़ना है। किस में पढ़ना है, गुलाम वंश में पढ़ना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुतुबी वंश का। कुतुबी वंश का यानी कि ये तीनों मिलकर एक वंश हो गया है। अगला वंश खिलजी वंश 2 हो गया, अगला वंश तुगलक वंश 3 हो गया, और अगला सैयद वंश 4 हो गया, और अगला लोदी वंश यानी कि 5। यानी कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंशों को पढ़ना है, 5 वंशों को पढ़ना है। और गुलाम वंश में कुल कितने वंशों को पढ़ना है, यानी कि 3 वंश जो अपने अपने नाम से ही आगे चला दिए वंश। दरअसल ये तीनों गुलाम वंश के थे। समझ के आगे बढ़े। आप देखिए यहाँ पर गुलाम वंश क्या, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले गुलाम वंश के बारे में, उसके बाद खिलजी वंश में आएंगे, तुगलक वंश में आएंगे, सैयद वंश में आएंगे, लोदी वंश में आएंगे। बस आप हमें सपोर्ट करते रहिए, देखिए कैसे आपको हिस्ट्री बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर गुलाम वंश, फर्स्ट वंश पढ़ना है कौन सा, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का जो था ना, यानी कि गुलाम वंश का जो था, गुलाम वंश का टाइमिंग क्या था, 1206 से लेकर 1290, यानी कि 1206 से लेकर के 1290, यानी कि इतना टाइम में तीनों वंशों को पढ़ना है, कुतुबी वंश को, शमसी वंश को, बलबनी वंश को। जब गुलाम वंश का स्टार्टिंग होता है ना, शुरुआत होता है, तो इसका संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का था, यानी कि तुर्क का एक व्यक्ति था। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का था, तुर्क का एक व्यक्ति था, और इसने अपने ही नाम से एक वंश चला दिया, जिस वंश का क्या नाम था, कुतुबी वंश। क्वेश्चन करेगा तुम आपका कमीशन कि कुतुबी वंश किसके द्वारा चलाया गया, तो किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। यानी कि गुलाम वंश में एक कुतुबी वंश आया, और कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल में उसने अपने ही नाम से एक वंश चला दिए, जिस वंश का क्या नाम था, कुतुबी वंश। और कुतुबी वंश दिल्ली में कब तक शासन करता है, 1206 से लेकर के 1210 तक शासन करने का काम करता है। अब देखिए इसने क्या किया, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस समय जो राजधानी हुआ करता था ना, उस समय जो राजधानी हुआ करता था वो अफगानिस्तान में था। इसने अपने राजधानी को स्थानांतरित करके लाहौर लेके आता है। कहाँ लेके आता है, लाहौर लेके आता है। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। दरअसल आइए मैं इसको बहुत अच्छे ढंग से आपको बताता हूँ कि लाहौर कैसे लाया। दरअसल आपको पता होगा कि मैप में जो था ना, यानी कि गौरी कहाँ शासन करता था, अफगानिस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, और दिल्ली पे भी। और जो अफगानिस्तान, गौरी के मरने के बाद जो अफगानिस्तान का जो शासक बना था ना, वो तजादुद्दीन एल्दिज बना था, और पाकिस्तान का क्या था, नसरुद्दीन ख्वाजा था, और भारत में कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। दरअसल ये दोनों भारत पर ही शासन करना चाहते थे कि हम यहाँ के बने, लेकिन वो तो गौरी ने बनाकर चले गए थे, किनको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ये ताजुद्दीन एल्दिज कहता था ना, ताजुद्दीन एल्दिज कहता था कि आप लोग अब हमारे गुलाम हैं, क्योंकि अब गौरी के उत्तराधिकारी मैं बना हूं। गौरी जहां बैठता था, आज के समय में मैं बैठता हूं। अगर मेरा कहना तुम लोग नहीं मानोगे तो उड़ा दूंगा गोली से। तो इन दोनों बोलता था ना, ठीक है, हम कहाँ अपने आप को शासक मान रहे हैं, आप जैसे कहिएगा वैसे ही करेंगे। इसने अपने राजधानी को, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक अफगानिस्तान से कहाँ लाता है, पाकिस्तान, यानी कि लाहौर लाता है, और लाहौर में राजधानी को स्थापित करता है, और बोलता है कि देखिए ताजुद्दीन एल्दिज जी, मैं आपको कितना मानता हूं कि अपने राजधानी में दिल्ली ना बना करके लाहौर में बनाया। तो क्वेश्चन करता है एग्जाम कि किसने, दिल्ली सल्तनत में कौन से शासक अपनी राजधानी को अफगानिस्तान से लाहौर लाए, कौन लाए, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन लाए, कुतुबुद्दीन ऐबक। यहां तक बात को समझ पा रहे हैं, समझ लिए, आगे बढ़ते। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, वो अपने आप को एक शासक मानता ही नहीं था, वो अपने आप को एक शासक मानता ही नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुछ उपाधियां दिया गया है। क्या दिया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक को
कुछ उपाधियां दिया गया है, जैसे उसे लाख बख्श भी कहा जाता है, कुरान खां भी कहा जाता है, चंद्र स्वामी भी कहा जाता है, हातिम द्वितीय भी कहा जाता है, पीला बख्श भी कहा जाता है। दरअसल आप लोग जब किताब भी पढ़े होंगे ना, बुक भी पढ़े होंगे, तो आप लोग को ये मिला होगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है आज तक नहीं किसी ने बता पाया, नहीं बुक बता पाया। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि इसके जो भी उपाधियां दिया गया है, आखिरकार इसे लाख बख्श क्यों कहा जाता है, कुरान खां क्यों कहा जाता है, चंद्र स्वामी क्यों कहा जाता है, हातिम द्वितीय क्यों कहा जाता है, पीला यानी कि पीला बख्श क्यों कहा जाता है। बात को समझ रहे हैं? आप देखिए, दरअसल ये बात आपको किताब में कहीं नहीं मिलने वाला है, कहीं नहीं मिलने वाला है। दरअसल इसे लाख बख्श इसलिए कहा जाता था, यानी कि लाख बख्श इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह सुबह सुबह में सोकर उठता था ना, तो अपने दरबार के लोगों को लाखों रुपया का दान करता था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक यह मानता था ना कि इस हमारे राज्य में जितना भी संपत्ति है ना, सारी संपत्ति हमारे प्रजा लोगों की है। तो यह सुबह में उठता था तो अपने प्रजा लोगों को लाखों रुपया का दान किया करता था, इसीलिए इसे लाख बख्श कहा गया। क्या इतना बात समझ पाए? आगे बढ़े, चलिए देखिए। अब दूसरा का यह उपाधि कुछ कुरान खां के भी नाम से दिया गया है। क्यों कहा जाता था? क्योंकि यह कुरान को इतनी सुरीली आवाज में पढ़ता था ना कि इसके जैसा आवाज ही नहीं था, किसी को इसका जैसा आवाज ही नहीं था। ये कुरान को बहुत सुरीली आवाज में पढ़ता था, इसीलिए इसे कुरान खां के भी नाम से जाना गया। यानी कि उपाधि अगर आ जाए कि कुरान खां किसे कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। अब देखिए चंद्र स्वामी। क्या चंद्र स्वामी? आखिरकार चंद्र स्वामी का क्या मतलब है? तो आप लोग जानते होंगे कि इसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का मतलब क्या होता है? ऐबक का मतलब क्या होता है? यानी कि चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा के जैसे दिखने वाला। ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा के जैसे दिखने वाला। तो चंद्रमा के जैसे दिखने वाला, इसीलिए इसे किस नाम से जाना गया? चंद्र स्वामी। नेक्स्ट आता है हातिम द्वितीय। इसका कोई खास मतलब ही नहीं निकलता है, इसको छोड़िए, इसका कोई खास मतलब ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक पीला बॉक्स के नाम से जाना जाता है इसे। आप लोग बताइएगा कमेंट में, क्यों इसे पीला बॉक्स कहा जाता है? यानी कि पीला बॉक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि समझिए, इसे पीला बॉक्स इसलिए कहा जाता था ना क्योंकि यह हाथियों को दान दिया करता था। कौन? यानी कि हाथियों को दान दिया करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए इसे पीला बॉक्स के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ गए? अब देखिए कुतुबुद्दीन जो ऐबक था ना, कुतुबुद्दीन जो ऐबक था, उसने अपने मतलब शासन काल में कुछ बनवाने का काम किया था। क्या किया था? कुछ बनवाने का काम किया था, कुछ धरोहर चीजों को बनवाया था। जैसे बनवाए गए स्मारक एवं धरोहर स्थान, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने समय काल में किस किस चीज का निर्माण करवाया था, उसी के बारे में फिर समझिए एक बार। अब देखिए, इसने सबसे पहले 2.5 दिन का झोपड़ा यानी कि अजमेर में एक मंदिर के रूप में बनवाया। दरअसल ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एसएससी सीजीएल में मिलेगा, एनटीपीसी के एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली पुलिस में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस के 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक में। अब बताइए, इस अजमेर में ये जब 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था ना, अजमेर में ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनवाया था ना, ये पता है क्या था? एक प्रकार का ये क्या था? एक प्रकार का एक संस्कृत विश्वविद्यालय था। क्या था? संस्कृत विश्वविद्यालय था। इसने क्या किया? संस्कृत विश्वविद्यालय यानी कि हिंदुओं के कुछ ऐसे धरोहर चीजों को तोड़वाने का काम करता था, क्योंकि यह ईमानदार शासक होने के साथ साथ भी हिंदुओं के कुछ पुरानी और कुछ यादगार धरोहर चीजों को नष्ट करवाता था और वहां पर मस्जिद का निर्माण करवाता था। समझ रहे हैं? तो इस अजमेर में जहां मस्जिद बनवाया,
अजमेर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, उसको तोड़वाने का काम किया और वहां पर एक 2.5 दिन का झोपड़ा यानी कि एक मस्जिद बनवाया। किसको तोड़ाकर? संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़ा करके। और यहाँ पर संस्कृत जो विश्वविद्यालय था ये जैन धर्म के लोगों का एक प्रमुख स्थान हुआ करता था। क्या था? प्रमुख स्थान हुआ करता था। यानी कि अजमेर में क्या किया, संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़वा करके 2.5 दिन का झोपड़ा यानी कि एक मस्जिद का निर्माण करवाया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कमीशन कैसे करेगा, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे करेगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। क्वेश्चन करेगा कि अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया है, वह झोपड़ा उस बनवाने से पहले उस स्थान पर क्या था? तो एक प्रकार का संस्कृत विश्वविद्यालय था। और पूछेगा क्वेश्चन कमीशन कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। यहां तक समझ रहे हैं? अब देखिए इसने क्या किया, दिल्ली में कुतुब-उल-इस्लाम मस्जिद बनवाया, जो कहा जाता है कि भारत में सबसे पहला मस्जिद बनवाया गया। तो सल्तनत काल का पहला मस्जिद कुतुब-उल-इस्लाम मस्जिद दिल्ली में किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने सर्वप्रथम दिल्ली में प्रथम मस्जिद कुतुब-उल-इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाने का काम किया। क्या किया? दिल्ली में बनवाने का काम किया। इसने दिल्ली में और भी कुछ बनवाए थे, जैसे आप लोग कुतुब मीनार का नाम सुने हैं ना? कुतुब मीनार जो बहुत बड़ा है, सुने हैं ना? देखे भी होंगे, नहीं देखे तो देखिए गूगल पे खोल करके, कुतुब मीनार का नाम निर्माण करवाता है। और देखिए वह जब कुतुब मीनार बनवाता है, दरअसल कुतुब मीनार का यहाँ पर निर्माण का काम इसने 1200 ईस्वी में शुरू करवाता है, लेकिन एक काम पूरा नहीं करवा पाता है। अभी मैं बता रहा हूँ उसको। जो कुतुब मीनार था ना, वो सूफी संत बख्तियार खाफी के याद में बनवाता है। किसके याद में बनवाता है? यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार किसके याद में बनवाता है? यानी कि सूफी संत बख्तियार खाफी के याद में बनवाता है। दरअसल जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 ईस्वी में यानी कि कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है, तो इसने क्या करता है? कुतुब मीनार के नींव रखता है। क्या रखता है? प्रथम फ्लोर यानी कि कुतुब मीनार का नींव रखता है। क्या रखता है? नींव डालता है, यानी कि नींव डालता है। दरअसल इस काम को ये पूरा नहीं करा पाता है। क्या? इस काम को ये पूरा नहीं करा पाता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक इस काम को पूरा नहीं करा पाता है। इस काम को पूरा नहीं करा पाता है। इसके बाद एक अगला शासक आता है जिसका नाम क्या था? इल्तुतमिश। आप लोग जानते होंगे इल्तुतमिश। क्या था? इल्तुतमिश आता है। इसको तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करा दिया। क्या किया? शुरू करा दिया, लेकिन पूरा तरह से निर्माण नहीं करा पाया। कौन? यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक अगला शासक आता है दिल्ली सल्तनत में, जिसका नाम क्या था? इल्तुतमिश। क्या था? इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश आने के बाद इस फर्स्ट फ्लोर को कंप्लीट कराता है, उसके बाद सेकंड भी बनवाता है, थर्ड भी बनवाता है और फोर्थ भी बनवाता है। यानी कि इल्तुतमिश ने समझिएगा बढ़िया से, इस कुतुब मीनार के यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ एक नया फ्लोर बनाता है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक इस कुतुब मीनार के नींव डाल के गए थे, इसको पहले कंप्लीट कराने का काम करता है। इसके बाद 3 मंजिल और भी इल्तुतमिश बनवा देता है। क्या बनवा देता है? इल्तुतमिश बनवा। यहाँ पे एक बार और समझिए, सबसे पहले कुतुब मीनार का नींव कौन डालता है? यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का नींव कौन डालता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके याद में डालता है? यानी किसके याद में बनवाता है? यानी कि सूफी संत बख्तियार खाकी के याद में 1200 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के फर्स्ट फ्लोर की नींव डालता है, लेकिन काम को पूरा नहीं करा पाता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला शासक आते हैं जिनका नाम इल्तुतमिश था। क्या नाम था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने फर्स्ट फ्लोर यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक नींव डाल के गए थे उसको कंप्लीट कराता है। इसके बाद क्या करता है? एक मंजिल और बनवाता है, इसके बाद एक मंजिल और बनवाता है, और चौथा मंजिल भी बनवाने का काम कौन करता है? इल्तुतमिश। यहाँ देखिए क्वेश्चन कैसे कमीशन पूछेगा
कि कुतुबुद्दीन ऐबक की नींव किसने डाली? किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन एक और क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा कि कुतुब मीनार के फर्स्ट फ्लोर को किसने पूरा कराया? किसने कराया? यानी कि इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराने के बाद सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मंदिर का भी क्या करता है? बनवाता है, निर्माण करवाने का काम करता है। दरअसल यहाँ तक तो सब ठीक था। और देखिए होता क्या है, कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया ना कि दिल्ली में बहुत विनाशकारी तूफान आया। विनाशकारी तूफान आने के बाद इस चौथा फ्लोर कुतुब मीनार का टूट करके धरती पे गिर जाता है। और धरती पर गिरने के बाद ये चौथा मंदिर ध्वस्त हो जाता है। तो इसके आगे एक और शासक आते हैं जिनका नाम क्या था? यानी कि जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ये जो आंधी आने से ध्वस्त हो जाता है, इसका मरम्मत करवाता है कौन? फिरोज शाह तुगलक इसका मरम्मत करवाता है। और मरम्मत कराने के बाद एक और अपने नाम से इसी कुतुब मीनार के ऊपर 5 मंजिल यानी कि एक और मंजिल बनवाता है, जिससे कौन बनवाया? यानी कि फिरोज शाह तुगलक। इस जो चौथा मंजिल इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, इससे जब आंधी ऐसे ध्वस्त हो जाता है तो इसको पहले क्या करता है? ठीक कराने का काम करता है। और जब चौथा मंजिल ठीक हो जाता है तो कुतुब मीनार का 5वां मंजिल कौन बनवाता है? यानी कि फिरोज शाह तुगलक। कौन बनाता है? फिरोज शाह तुगलक। अब क्वेश्चन आ जाए कि कुतुब मीनार की संपूर्ण संस्थापक कौन था? तो कौन था? यानी कि इल्तुतमिश, क्योंकि काम को शुरू जो किया था ऐबक, लेकिन छोड़कर चला गया। और छोड़कर जाने के बाद अगला आया इल्तुतमिश, उसने पहले उसको कंप्लीट कराया और दूसरा फ्लोर, तीसरा, चौथा तक बनवाया। यानी कि काम कौन खत्म करवाया? कौन? इल्तुतमिश। लेकिन आंधी आने से चौथा फ्लोर टूटकर गिर जाता है। एक अगला शासक आता है फिरोज शाह तुगलक, इस चौथे मंजिल को पहले ठीक कराता है, उसके बाद 5वां मंजिल का क्या करता है? निर्माण करता है। क्या करता है? निर्माण करता है। अब देखिए ये जो कुतुब मीनार देख रहे हैं ना, कुतुब मीनार, इस कुतुब मीनार पर चढ़ने के लिए ऐसे करके सीढ़ियां बनाया जाता था। मतलब बनाया गया है, ऐसे करके सीढ़ियां बनाया गया है। कुतुब मीनार पर नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए अभी तो चढ़ना मुश्किल है, बंद है। अभी बता रहा हूँ क्यों बंद हुआ है, अभी बता रहे हैं। इसमें ऐसे करके घुमावदार यानी कि स्प्रिंग की तरह सीढ़ियां बनाया गया है। आप नीचे से चढ़ते हुए ऊपर चले जाएंगे। दरअसल होता क्या है पता है? हरियाणा के कुछ बच्चे 1291-92 की बात बता रहे हैं। हरियाणा के कुछ बच्चे इस कुतुब मीनार को घूमने के लिए दिल्ली जाते हैं। और आपको पता है ना, हरियाणा के बच्चे, दाने मध्य बच्चे बहुत सारे होते हैं। यानी कि क्या किए? बहुत बहादुर, अपने बहादुरी दिखाना शुरू कर दिए। ये क्या हुए? जब कुतुब मीनार घूमने के लिए गए ना, तो इस कुतुब मीनार में लगभग 200-300 के आसपास बच्चे गए होंगे। ये सभी बच्चे इसको घूमने के लिए ऊपर जा रहे थे सीढ़ियों से चढ़ते हुए। क्या? सीढ़ियों से चढ़ते हुए हरियाणा के स्कूल वाले बच्चे ऊपर जा रहे थे कुतुब मीनार को देखने के लिए। और सभी बच्चे इस सीढ़ी के द्वारा ऊपर चढ़ रहे थे। तो उसी बच्चा में से एक बच्चा क्या करता है कि जो कुतुब मीनार में लाइट है ना, यानी कि प्रकाश लाइट लगाया गया है, उस लाइट के स्विच को ही ऑफ कर देता है। और स्विच को ऑफ करने के बाद इसके अंदर इतना ना अंधेरा आता है, अंधेरा आने के बाद इस सीढ़ी पर इतना भगदड़ मचता है ना, क्योंकि हम तो भारतीय है ना, इतना भगदड़ मचता है कि इतिहास बताता है कि यहाँ पर 100 से 150 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। क्या? गिर करके भगदड़ जब मचा तो यहाँ से गिर करके मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ उसके बाद कुतुब मीनार पर चढ़ना 10 से 20 वर्ष के लिए मना हो गया था। क्या हो गया था? मना हो गया था। लेकिन 20 वर्ष के बाद फिर इस दरवाजे को खोला गया, यानी कि जाने की अनुमति दिया गया। तो एक प्रेमी, यानी कि एक प्रेमी के दो जोड़े, एक प्रेमी और एक प्रेमिका इस कुतुब मीनार को घूमने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं ना, तो इस कुतुब मीनार पर ऊपर चढ़ रहे हैं। और उस प्रेमी और प्रेमिका में इतना मतलब क्या बताया जाए कि संबंध था ना कि कहा नहीं जा सकता। बहुत एकदम राय से ऊपर की ओर घूमने के लिए जा रहे थे कि चलो भाई कुतुब मीनार घूम के आते हैं, थोड़ा फोटो भी खींच लेंगे। अब होता क्या, खूब अच्छे ढंग से मतलब ये ऊपर की ओर घूमने के लिए जाते हैं एकदम राय से कुतुब मीनार को घूमने के लिए, यानी कि ऊपर चढ़ रहे हैं। और ये ऊपर चढ़ते ऊपर चले गए। अब पता ना क्या
पता ना क्या हुआ, जब ये ऊपर गए ना तो ऊपर इन दोनों में पता होगा कि कोई झगड़ा भी हो गया होगा या बात होते ही बनी। अब ये क्या करते हैं, ये प्रेमी बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत आशा के साथ और बहुत एकदम मित्रता के साथ ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाने के बाद कुछ झगड़ा होता है और ये दोनों प्रेमी प्रेमिका ऊपर से ही कूद जाते हैं। अब जब कूद करके मर जाते हैं ना, तो आज उस दिन से लेके आज तक कुतुब मीनार पर चढ़ना और इस दरवाजे को, इस सीढ़ी को क्या कर दिया गया, लॉक कर दिया गया है। और एक और भी क्वेश्चन यहाँ करता है एग्जाम, जैसे तो फनी टाइप में समझा रहे थे आपको यहाँ पर कि जो कुतुब मीनार पर एंट्री किया जाता है ना, तो एक अलाई दरवाजा है, एक क्या है, अलाई दरवाजा है। उस अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दरअसल मैं आगे बताऊंगा, जब खिलजी वंश पढ़ाऊंगा तो आगे मैं बताऊंगा, इसलिए नहीं बता पाया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। आप लोग एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमें हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, अब होता क्या है, यहाँ पर 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कब, यानी कि 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में हो जाता है। लाहौर में घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय हुआ। चौगान खेलते समय हुआ, यानी कि 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद क्या होता है, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरने से होता है। और घोड़े से गिरने इतिहास कहा जाता है कि चौगान खेल रहा था, यानी कि चौगान के मतलब पोलो खेल ही होता है, एक प्रकार का गेम ही होता है। पोलो खेल रहा था, यानी कि चौगान खेल रहा था इस घोड़े पर सवार होकर के, और घोड़े से गिर करके इसका मृत्यु हो जाता है। दरअसल आपको किताब में भी यही मिला होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु घोड़े से गिरने के बाद, चौगान खेल रहा था तो घोड़ा से गिर रहा है तो मृत्यु हो रहा है। लेकिन आज तक तो आपको पता है नहीं ना कि आखिरकार घोड़े से गिरकर मृत्यु क्या है। क्या इतना नॉर्मल कोई घोड़ा उस समय के शासक रखते थे क्या? अब घोड़े से गिरकर मृत्यु कोई साधारण या सोचने वाली बात है। चलिए मैं आपको डाउट को क्लियर करता हूँ, क्योंकि आपको पहले ही बोल दिया, एक अलग अंदाज में मैं हिस्ट्री को पढ़ाऊंगा। यहाँ पर बता रहा हूं कि क्यों घोड़े से ही गिर करके मृत्यु होता है। यहाँ पर घोड़े के द्वारा मारा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। समझिए कैसे। आपको पता होगा कि 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। और दूसरा युद्ध होने के बाद क्या करता है, गौरी दिल्ली पर शासन करता है। क्या इतने जो पृथ्वीराज चौहान थे ना, क्या कमजोर शासक थोड़ी थे? ऐसे ही एक युद्ध के बाद तुम पूरे दुनिया मतलब भारत पर विस्तार कर लोगे, साम्राज्य को, मुस्लिम साम्राज्य को पूरे भारत पर विस्तार थोड़ी कर सकते हो। अब क्या होता है, एक और समय आता है 1194। क्या 1194 सॉरी 1294 में क्या होता है, 1294 में क्या होता है, सॉरी 1194 में यहां पर होता क्या है ना कि एक पृथ्वीराज चौहान के एक भाई हुआ करते थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान के एक भाई हुआ करते थे, जिस भाई का क्या नाम था, जिस भाई का नाम था हरिराज। जिस भाई का क्या नाम था, हरिराज। जिस भाई का क्या नाम था, हरिराज पृथ्वीराज चौहान के भाई थे। और जब पृथ्वीराज चौहान को गौरी हरा कर जाता है, गौरी का मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक एक बार फिर हरिराज से युद्ध होता है, यानी कि एक बार लड़ाई होता है। और लड़ाई में इस हरिराज को कहा जाता है कि हरिराज के पास एक बहुत ही बहादुर क्या था, बहुत ही बहादुर
बहादुर घोड़ा था तो हरिराज को हरा करके कुतुबुद्दीन ऐबक उस घोड़े को छीन करके ले जाता है। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान के पास एक नाट्य रंभा नाम का घोड़ा था ना, जो चंद्र बरदाई लिखते हैं अपने इतिहास में, अपने बुक में। इसी तरह हरिराज के पास एक बहादुर घोड़ा था। इस घोड़े को एक बार विघटन होता है 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक और हरिराज के बीच, और हरिराज से घोड़ा छीन करके ले जाता है कौन, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े छीन कर ले जाने के बाद जब भारत का बात किया जाता है तो भारत को आजाद करने के लिए पक्षियों ने भी अपना बलिदान दिया है, पशुओं ने भी अपना बलिदान दिया है। क्योंकि आप लोग जब रामायण देखे होंगे तो आप लोग को दिखा होगा कि जब सीता को रावण हर के ले जा रहा था तो वहां पर पक्षी ही उसे बचाने के लिए सबसे पहले संघर्ष किया था। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि भारत की आजादी के लिए पक्षियों ने भी अपना बलिदान दिया था। जब इस घोड़े को हरिराज से छीन करके ऐबक ले जाता है और इसी घोड़े पर सवार होके ये क्या करता है, यानी कि चौगान खेल रहा था, तो इस घोड़े ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक को गिरा करके मार डाली। इसीलिए कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरने से हुआ था। लेकिन दरअसल गिरने से नहीं, इस घोड़े ने, जो घोड़ा हरिराज के पास था, वह घोड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक छीन कर ले आता है, लड़के जीतने के बाद ले आता है और ले आकर इस घोड़े से एक चौगान खेलता है। और चौगान खेलते समय इस घोड़े ने क्या किया, अपना, यानी कि इस घोड़े ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गिरा करके मार डाला। क्या मार डाला, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को गिरा करके मार डाला। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुआ, तो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेल रहे थे तो घोड़े से गिरने से होता है। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो जाती है तो इसका बेटा एक आता है जिसका नाम क्या था, आराम से आता है, आराम से चला जाता है। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद एक इसका बेटा हुआ करता था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। कब, 1210 में बैठता है और 1210 में इसका विदाई हो जाता है। क्या होता है, विदाई होता है, क्योंकि ये उतना मतलब शासक योग्य था नहीं, इससे चल नहीं सकता था। तो आराम सा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद अगला शासक बनता है। अगला शासक बनने के बाद, यानी कि 1210 में जब मृत्यु के बाद अगला शासक बनता है, आराम से आता है और आराम से चला जाता है। क्वेश्चन करेगा कि गुलाम वंश में किस शासक ने सबसे कम शासन किया है, तो कौन किया है, यानी कि आराम सा है और आराम से चला गया। बस आज के लिए इतना ही इस क्लास में। फिर आगे हम गुलाम वंश को ही पढ़ेंगे, जैसे कि शमसी वंश और गुलाम वंश, यानी कि दिल्ली सल्तनत में सबसे महिला शासिका रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ते हुए पहले गुलाम वंश को खत्म करेंगे, उसके बाद हम खिलजी वंश में आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो भाई को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और वीडियो को सबसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।